हेलो गाइस। तो आपका एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम वो नेक स्वेलिंग वाला जो चैप्टर है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और हम सिर्फ इम्पोर्टेंट नेक स्वेलिंग जो कॉमनली दिखती है ओपीडीज में या कॉमनली आप सबको पता ही होनी चाहिए, हम वैसे वाली नेक स्वेलिंग्स ही कर रहे हैं। सारी करना तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम सबसे पहले बहुत सारे हमने कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद सिस्टिक हाइग्रोमा। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप इससे पहली वाली वीडियो देख लो, उसके बाद ये सेकेंड पार्ट है उसका, तो फिर इस पे आना। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले सिस्टिक हाइग्रोमा होता क्या है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि हमारे बहुत सारे लिम्फेटिक चैनल्स होते हैं बॉडी में। ठीक है, तो ये जो सिस्टिक हाइग्रोमा है, ये आपको सबसे पहले समझना है कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल इशू आया जिसकी वजह से जो लिम्फ सैक है वो टोटली कनेक्ट नहीं हो पाए विथ आर, मतलब जो जहां पे ड्रेन होता है ना, उसकी वजह से वहां पर एक स्वेलिंग आ गई। ऑब्वियसली ड्रेन नहीं हुआ तो एक ही जगह बहुत सारा लिम्फ कलेक्टेड रह गया, दैट इज फॉर्मिंग अ सिस्टिक स्वेलिंग विच इज नोन एज सिस्टिक हाइग्रोमा। ठीक है, तो सिस्टिक हाइग्रोमा इज अ सिस्टिक स्वेलिंग विच कंटेन मल्टीपल लॉक्यूल ऑफ क्लियर लिम्फ। ठीक है, अब डेवलपमेंट होता क्या है कि 6th वीक के अराउंड तक हमारे लिम्फ सैक्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें से 6 होते हैं ये टोटल, जिसमें 1 पेयर जो होता है नेक में होता है, कॉल्ड एज जुगुलर लिम्फ सैक। ये थोड़ा हम ज्यादा पढ़ रहे हैं, जिससे मतलब थोड़ा ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम भूले ना इस चीज को। ठीक है, तो जुगुलर लिम्फ सैक होता है नियर द ओरिजिन ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, और एक रेट्रोपेरिटोनियल टिश्यू में होता है जिसको कहते हैं वन एट रेट्रोपेरिटोनियल टिश्यू नोन एज सिस्टर्ना काइली। अनदर पेयर जो होती है वो डेवलप होती है इन द इन्ग्वाइनल रीजन एट द बाइफर्केशन ऑफ कॉमन इलियाक वेन नोन एज पोस्टीरियर लिम्फ सैक। ठीक है, सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ पोर्शन ऑफ जुगुलर सैक फ्रॉम लिम्फेटिक सिस्टम विच फेल्स टू जॉइन द रेगुलर लिम्फेटिक सिस्टम अकाउंट फॉर अपीयरेंस ऑफ सिस्टिक हाइग्रोमा। जैसे कि मैंने इनिशियली बताया भी कि जो जुगुलर सैक है जहाँ पे नेक का जितना भी लिम्फेटिक्स है वो ड्रेन हो रहा है, अगर वो फेल हो जाता है इन मतलब वो जब उसका वो रेगुलर जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में ड्रेन करना उसका फेलियर हो जाता है, दैट कॉज सिस्टिक हाइग्रोमा। ठीक है, तो जितना भी लिम्फ होता है वो वहीं पे नेक के अराउंड ही स्टोर हो जाता है और वो एज अ स्वेलिंग दिखता है विच इज नोन एज सिस्टिक स्वेलिंग। ठीक है, अब पैथोलॉजी में जैसे हमने इसका डेफिनेशन में ही पढ़ा था मल्टीपल लॉक्यूल, तो क्या होता है कि जो सिस्टिक स्वेलिंग होती है तो कुछ ऐसा होता है, मल्टीपल लॉक्यूल्स होते हैं और हर लॉक्यूल के अंदर लिम्फ प्रेजेंट होता है और हर लॉक्यूल सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम से लाइंड होता है। ठीक है, और इसलिए ये जो होता है ट्रांसलूसेंट सा दिखता है। ठीक है, अब ये कहाँ मोस्ट कॉमन प्रेजेंट होता है, तो ऑब्वियसली नेक का जुगुलर लिम्फ सैक की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से मोस्ट कॉमन साइट है पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक, कॉमनेस साइट। बाकी चीक, एक्जिला, ग्रॉइंस और मीडियास्टिनम ये थोड़ी रेयर पोजीशन है जहां पे सिस्टिक हाइग्रोमा मिल सकता है। क्लिनिकल फीचर क्या है, जैसे कि बताया ये कंजेनाइटल है। ठीक है, ये बचपन से ही कोई डेवलपमेंटल इशू आ रहा है उसकी वजह से हो रहा है, तो दैट इज वाई इसका क्लिनिकल फीचर में क्या आएगा कि एज, एक सेकेंड गाइस, तो हम कहाँ थे, साइट एंड ऑल हो गया था, एज पे भी थे कि एज जो होता है इसका ये जनरली इन्फेंसी में मैनिफेस्ट करेगा बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज अ कंजेनाइटल डिसऑर्डर है ना। तो इसके बाद ये जो है मतलब ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये एक पेनलेस लंप होता है और यूजुअली जो पेशेंट भी आता है वो यही प्रेजेंटिंग कंप्लेन के साथ आता है कि एक पेनलेस लंप है और या स्वेलिंग है इन द नेक। ठीक है, ऐसा करके अब एग्जामिनेशन करोगे आप उस स्वेलिंग का, तो एग्जामिनेशन पे आप क्या क्या देखोगे ये हम देखते हैं। तो एग्जामिनेशन में सबसे पहले साइट आप देखोगे, तो मोस्ट कॉमन जो इसकी साइट है वो हमने पढ़ी है लोअर 1/3 ऑफ नेक में होगी इन पोस्टीरियर ट्राइंगल, है ना, तो ये मोस्ट कॉमन लोकेशन है। देन साइज एंड शेप, तो ये यूजुअली राउंड होता है, स्मूथ होता है, इनडिस्टिंक्ट मार्जिन होती हैं, सरफेस इसका स्मूथ होगा और लॉब्यूलेटेड होगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी क्या होगी, एक्सट्रीमली सॉफ्ट और सिस्टिक होता, फ्लक्चुएशन टेस्ट पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑब्वियसली इसमें लिम्फ है विच इज वेरी फ्लक्चुएंट, है ना, तो आप फ्लक्चुएशन टेस्ट करोगे वो भी पॉजिटिव आएगा। इम्पल्स ऑन कफिंग प्रेजेंट होगी, कंप्रेसिबिलिटी पार्शियली प्रेजेंट होगी, मतलब थोड़ा सा कंप्रेस होगा, ये नहीं कि आप कंप्रेस करोगे तो बहुत ज्यादा अंदर तक कंप्रेस हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद रिड्यूसिबिलिटी वैसे एब्सेंट होती है, इसमें रिड्यूस नहीं होते। देन क्या है, ट्रांसलूसेंसी टेस्ट, तो ये बहुत ही अच्छे ट्रांसलूसेंट स्वेलिंग्स होती हैं। ठीक है,
तो आपको ये चीज याद रखनी है। देन रीजनल लिम्फ नोड्स भी एनलार्ज हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो रीजनल लिम्फ नोड्स आर नॉट एनलार्ज। जनरली वही वाला लिम्फ नोड जिसमें प्रॉब्लम है, जो नहीं है अटैच, वो एनलार्ज होगा, मतलब वो स्वेलिंग की तरह आएगा। ठीक है, अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी? तो कॉम्प्लिकेशन है कि ग्रोथ जो होता है कभी कभार बहुत ही ज्यादा रैपिड होता है, विच कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, बिकॉज वही नेक के अराउंड रेस्पिरेशन, इसोफेगस सब कुछ प्रेजेंट है वहां पे, तो कुछ भी वही प्रेशर सिम्टम आ रहा है। और इसका इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से नेसोफेरेंजियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, मतलब नेसोफेरेंजियल इन्फेक्शन की वजह से जो हमारा सिस्टिक हाइग्रोमा है वो भी इन्फेक्ट हो सकता है, तो इन्फेक्शन ऑल्सो इज अ कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिस्टिक हाइग्रोमा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं थायरोग्लोसल सिस्ट। ठीक है, इसका हमने रिसेंट में ही हमने केस लिया नहीं था, पर एक कोई बच्चा था हमारी क्लास का, वो उसका केस देख रहा था, तो मैं जस्ट बैठी थी, तो उसमें उसको थायरोग्लोसल सिस्ट ही था। ठीक है, मैं ज्यादा देख नहीं पाई, ठीक है, लेकिन मैंने इसको पर्सनली देखा। ठीक है, तो थायरोग्लोसल सिस्ट मैं मतलब ये बताना चाह रही हूँ कि दिस इज ऑल्सो कॉमन। ऐसा नहीं है कि ये जो हम चीजें पढ़ रहे हैं ये मिलेंगी ही नहीं हमें, हम जस्ट थ्योरी में पढ़ रहे हैं, मिलती है। ठीक है, तो थायरोग्लोसल सिस्ट पढ़ने वाला है, ये भी एक सिस्टिक स्वेलिंग है और ये भी एक कॉन्जेनाइटल है। तो जैसे हमने पढ़ा था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि थायरोग्लोसल ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब ये थायरोग्लोसल ट्रैक्ट जो होता है, अगर मैं और आपको बताऊं, मैंने एक फोटो बनाई थी, वो फोटो मैं आपको दिखा दूंगी कभी, अभी मेरे को मिल नहीं रही है, तो वो अब बस ये याद रखो कि थायरोग्लोसल ट्रैक्ट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो डिसेंड करता है। ठीक है, और ठीक है, तो अब ये जो ट्रैक्ट है वो जनरली खत्म हो जाता है। ठीक है, ये मतलब बिल्कुल ही अच्छे से ऑब्लिटरेट हो जाता है, लेकिन जिन लोगों में ये ट्रैक्ट रह गया तो वहां पे ये सिस्ट की तरह फॉर्म हो सकता है और इट कैन कॉज थायरोग्लोसल सिस्ट। ठीक है, तो बस ये है, अब मैं इसको रीड कर देती हूँ। इट इज अ सिस्टिक स्वेलिंग डेवलप्ड इन द रेमिनेंट ऑफ थायरोग्लोसल ट्रैक्ट, डेवलपमेंट बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेकियल आर्च। मैंने बताया था आपको बहुत सारे फेरेंजियल आर्चेज होता है या ब्रैंकियल आर्चेज होती हैं, टोटल 6 होती हैं, जिसमें 5th वाली तो वैसी खराब मतलब ऑब्लिटरेट हो जाती है। जो बाकी की होती है ना, उसमें से जो फर्स्ट एंड सेकंड ब्रैंकियल आर्च है डायवर्टिकुलम एक्सटेंड डाउनवर्ड एंड फॉर्म्स द मीडियन थायराइड डायवर्टिकुलम, वो ही मीडियन थायराइड डायवर्टिकुलम फॉर्म करती है। अब दिस डायवर्टिकुलम मूव डाउनवर्ड एंड कम्स इन फ्रंट ऑफ थायराइड कार्टिलेज टू फॉर्म इस्थमस। इस्थमस ये फॉर्म करती है। इस्थमस आपको पता होगा, दोनों जो लोब्स होते हैं थायराइड के, उसको कनेक्टिंग वाला जो लिंक होता है वो इस्थमस होता है, तो वो उसको नीचे लेके आती है। एंड पिरामिडल लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड नोन एज थायरोग्लोसल सिस्ट और थायरोग्लोसल ट्रैक्ट, और इसको कहते हैं थायरोग्लोसल ट्रैक्ट। अब ये जो थायरोग्लोसल डक्ट है, इसका फेट क्या होगा? जनरली क्या होता है, जनरली एंटायर डक्ट जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है एक्सेप्ट लोअर पोर्शन। ठीक है, विच फॉर्म इस्थमस और थायराइड एंड पिरामिडल लोब। जनरली क्या होता है कि पूरा डक्ट जो है वो पूरा ही ऑब्लिटरेट खत्म हो जाता है, सिर्फ उसका लोअर पोर्शन जो होता है, इस्थमस जो फॉर्म करता है थायराइड का और पिरामिड लोब, वो रह जाता है। ठीक है, अपर पोजिशन ऑफ डक्ट फ्रॉम foramen cecum to thyroid bone may disappear but rest of duct persist as रिवेटर ग्लैंडुलर थायराइड। ठीक है, और इसका जो अपर पोर्शन होता है डक्ट का वो भी रह जाता है एज रिवेटर ग्लैंडुलर थायराइड। ठीक है, इसके बाद ट्रैक्ट जो होता है डिसअपियर बट अ पोर्शन रिमेन पेटेंट विच गिव राइज टू, लेकिन अगर ये जो ट्रैक्ट है वो मिडल में रह जाता है, पेटेंट ओपन रह जाता है, तो वो एक सिस्टिक स्वेलिंग अराइज करता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सिक्रीशन एंड इज नोन एज थायरोग्लोसल सिस्ट। ठीक है, कभी कभार एक्टोपिक थायराइड में ऑल्सो ऑक्यूपाई सब हाइरोइड पोजिशन एंड सिमुलेट थायरोग्लोसल सिस्ट। कभी कभार क्या होता है, जैसे मैंने बताया, ये जो ट्रैक्ट है वो क्या कर रहा है, थायराइड ग्लैंड को नीचे डिसेंड करने में हेल्प कर रहा है ना, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वो डिसेंड नहीं होता, तो वो एक्टोपिक मतलब जहां नहीं होना चाहिए वहां थायराइड ग्लैंड मिल रहा है, तो एक्टोपिक थायराइड की तरह ऊपर प्रेजेंट होता है अबव द हायर बोन, तो वो भी थायरोग्लोसल सिस्ट की तरह लग सकता है हमें। ठीक है, तो हमें प्रॉपर एग्जामिनेशन करना है। अब ये जो थायरोग्लोसल सिस्ट है वो भी लाइंड होते हैं बाय स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। इसमें क्लिनिकल फीचर क्या होगा, एज सबसे पहले, एनी एज सबसे पहले कॉन्जेनाइटल है, लेकिन मोस्ट कॉमनली इसकी प्रेजेंटेशन लेके जो आता है वो 15 से 30 साल का बच्चा लेके आएगा, 15 से 30 साल की एज में आता है। ठीक है, सेक्स मेल इज मोर अफेक्टेड, सॉरी फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड। ठीक है, इसके बाद पेनलेस मिडलाइन स्वेलिंग होती है व्हेन बिलो थायराइड कार्टिलेज में शिफ्ट टू वन साइड। ठीक है, कभी कभार ये लेफ्ट साइड भी
शिफ्ट हो जाती है, पर जनरली ये मिड लाइन स्वेलिंग है, ठीक है। पेन एब्सेंट होता है और कोई भी सिस्टमिक सिम्टम भी नहीं होता है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो इसमें रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं, फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकता है और इवन कार्सिनोमास भी फॉर्म हो सकता है, विच इज रेयर, ठीक है। अब जब आप ऐसे सिस्ट का एग्जामिनेशन करोगे तो आपको क्या क्या पॉइंट्स पता होने चाहिए, मतलब क्या क्या आपको मिलेंगे तो आप इसको कंफर्म कर सकते हो कि थायरोग्लॉसस सिस्ट है। सबसे पहले पोजीशन, तो थायरोग्लॉसस सिस्ट जो होते हैं वो डेवलप हो सकते हैं, डेवलप एनीवेयर अलोंग द थायरोग्लॉसस ट्रैक्ट। जो पूरा ट्रैक्ट है उसमें कहीं पे भी, जहां पे भी पेटेंट रह गया हमारा, जहां पे पेटेंट है गया हमारा ट्रैक्ट, वहां पे ये सिस्ट फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो इट कैन, मतलब जो थायरोग्लॉसस ट्रैक्ट है वो कहां से कहां तक एक्सटेंड होता है, तो ये फोरामन ऑफ सीकम, टंग के पीछे जो फोरामन होता है वहां से लेकर इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड तक एक्सटेंड होता है। तो ये यहां से लेकर यहां तक पूरे में कहीं पे भी ये सिस्ट फॉर्म हो सकता है। पर मोस्ट कॉमन पोजीशन क्या है, सब हायोइड पोजीशन, मोस्ट कॉमन टू लीस्ट कॉमन में बताया, तो सब हायोइड पोजीशन इज द मोस्ट कॉमन। देन इन रीजन थायराइड कार्टिलेज, सब हायोइड पोजीशन एट लेवल ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज इन फ्लोर ऑफ माउथ और बिनेथ फोरामेन सीकम, ठीक है। तो ये हुआ। देन साइज एंड शेप, तो ये स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल और ओवल, स्फेरिकल और ओवल विथ लॉन्ग एक्सिस अलोंग द थायरोग्लॉसल ट्रैक्ट, ठीक है। फिर टेंडरनेस इसमें प्रेजेंट होती है अगर ये इन्फेक्ट हुआ है तो, और कंसिस्टेंसी कैसी होती है, सिस्टिक, येट कॉमनली इज ऑफन फर्म और हार्ड, ठीक है। फ्लक्चुएशन टेस्ट पॉजिटिव होगा, ट्रांस एलिमिनेशन टेस्ट भी पॉजिटिव होता है यूजुअली, बट ड्यू टू थिक कंटेंट विथ एपिथेलियल डेब्रिस इट इज नेगेटिव, ठीक है। मोबिलिटी भी प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे मैंने बताया ये लॉन्ग एक्सिस के अलोंग ऐसे अटैच है, तो इसकी वजह से इसकी मोबिलिटी ओनली वन साइड होगी, तो इट कैन बी मूव्ड ओनली साइडवेज बट नॉट वर्टिकली अलोंग द लेंथ ऑफ थायराइड डक्ट, ठीक है। और सिस्ट इज अटैच टू रेमिनेंट ऑफ, बिकॉज सिस्ट इज अटैच टू द रेमिनेंट ऑफ थायरोग्लॉसल डक्ट, ठीक है। अब पेक्युलरिटीज हम क्या पढ़ेंगे, तो सिस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये आपको पता होना ही चाहिए। जो ये थायरोग्लॉसल सिस्ट होता है दैट मूव विद डिग्लुटेशन, तो कोई इंसान अगर कुछ निगल रहा है तो ये जो सिस्ट है वो भी मूव करेगा, ठीक है, मूव करते हुए दिखेगा, बिकॉज स्वेलिंग इज अटैच टू हायोइड बोन बाय फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज आपको याद रखनी है, सिस्ट मूव अप विथ प्रोट्रूशन ऑफ टंग, जैसे ही आप जीभ बाहर निकालने को पेशेंट को बोलेंगे वैसे सिस्ट भी मूव करेगा, ठीक है। अब ये बहुत ही ज्यादा डायग्नोस्टिक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ थायरोग्लॉसल सिस्ट में देखने को मिलता है। पर अगर ये चीज नहीं मिल रही तब भी आप ये चीज एक्सक्लूड नहीं करोगे कि उसको थायरोग्लॉसल सिस्ट नहीं है, लेकिन अगर ये मिलती है तो यू विल बी कंफर्म्ड कि उसको थायरोग्लॉसल सिस्ट है, ठीक है। अब इसके डीडी क्या हो सकता है, तो सब हायोइड बर्सल सिस्ट, सब लिंगुअल डर्मोइड सिस्ट, इसके कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं, ठीक है। अब हमने थायरोग्लॉसल सिस्ट पढ़ा, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं थायरोग्लॉसल फिस्टुला। तो आपको पता है सबसे पहले सिस्ट बना, अब सिस्ट के बाद वो फिस्टुला बन सकता है। फिस्टुला कैसे बनेगा कि सपोज वो बर्स्ट आउट हो गया बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, जो सिस्ट है तो उसकी वजह से फिस्टुला फॉर्म कर सकता है, या हमने मिस्टेकनली उस पर इंसीजन कर दिया, कट मार दिया, तो उसके बाद वो एक फिस्टुला की तरह बन सकता है, या हमने इनकम्प्लीट रिमूवल किया थायरोग्लॉसल सिस्ट का तो थोड़ा सा रह गया तो वो फिस्टुला बना सकता है। तो इसके 3 कॉजेज हो सकते हैं, तो ये 3 इसके कॉजेज मैंने लिखे हैं। तो एक और चीज याद रखते हैं, थायरोग्लॉसल सिस्ट तो हमारा कॉन्जेनाइटल है, पर थायरोग्लॉसल फिस्टुला कभी कॉन्जेनाइटल नहीं है। कोई ऐसा नहीं बंदा हो सकता कि इसको कॉन्जेनाइटली थायरोग्लॉसल फिस्टुला, आपने कुछ ना कुछ गलती की, या तो इन्फेक्शन हो गया तो सिस्ट कन्वर्ट हो गया फिस्टुला में, ठीक है, ये हो सकता है। या तो क्या हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि आपने थायरोग्लॉसल सिस्ट पे ही इंसीजन मार दिया गलती से, कोई ऐप से समझ के कि भाई इंसीजन कर दो, ड्रेनेज कर दो, तो इसकी वजह से, या इनकम्प्लीट आपको पता था वो थायरोग्लॉसल सिस्ट है, उसकी आपने इनकम्प्लीट रिमूवल किया तो वो फिस्टुला की तरह बन सकता है, तो ये कंजेनाइटल नहीं होता, ठीक है। मस्ट बी रिमेंबर दैट दो थायरोग्लॉसल फिस्टुला इज एन एक्वायर्ड कंडीशन, इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एसोसिएटेड विद कंजेनाइटल एब्नॉर्मैलिटी। जैसे मैंने बताया कि ये वैसे तो एक्वायर्ड कंडीशन है, लेकिन ये ऑलमोस्ट ऑलवेज will be associated with congenital abnormality of persistence of thyroglossal tract, ठीक है। अब इसे क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, तो ऑब्वियसली मोस्ट कॉमन है 15 to 40 इयर्स की एज में प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है, फिस्टुला स्टार्ट डिस्चार्जिंग विथ रिलीफ ऑफ पेन एंड आफ्टर सम टाइम फिस्टुला क्लोजेज अगेन, ठीक है। तो वो ऐसा बंदा बोल सकता है कि ये इसमें से निकलता है डिस्चार्ज, उसके बाद मतलब दर्द ठीक हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद फिस्टुला वापस दर्द स्टार्ट होता है, वापस डिस्चार्ज, मतलब ये फिस्टुला बंद एंड ओपन एंड क्लोज होता रहता है, ठीक है। तो हमें केयरफुल इंक्वायरी पे पता चलेगा
there is history of presence of previous swelling which get infected or attempt to incise to drain। और हमें केयरफुल इंक्वायरी उसकी करनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि ऐसा तो नहीं है यहाँ पे सिस्ट था जिसको वो कह रहा है कि ये डिस्चार्ज होता था, तो वो क्या उसको आप समझ सकते हो कि वो हिस्ट्री देना चाह रहा है कि ये इन्फेक्ट हो गया था, तो हमने नहीं ध्यान दिया तो अब ये फिस्टुला बन गया, तो ऐसा। ठीक है, तो आपको हिस्ट्री समझनी है कि वो बोलना क्या चाह रहा है, और ऐसा तो नहीं इंसाइज ड्रेन करने की कोशिश की गई है, ऐसा कुछ भी उसकी हिस्ट्री है। ठीक है, ये जनरली मिड लाइन में प्रेजेंट होता है। फिस्टुला इज कवर्ड विथ हुड ऑफ स्किन और सेमिलुनार फोल्ड ऑफ स्किन, और इफ टंग इज प्रोट्रूडेड फिस्टुला विल बी पुल्ड अप विथ प्रोमिनेंस ऑफ डिम्पल। ठीक है, अगर टंग को प्रोट्रूड किया जाएगा तो एक डिम्पल सा दिखेगा आपको उस रीजन पे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है सबलिंगुअल डर्मोइड सिस्ट। हमने फिस्टुला भी पढ़ लिया, अब पढ़ना है सबलिंगुअल डर्मोइड सिस्ट। ठीक है, सबलिंगुअल डर्मोइड सिस्ट बहुत ही, अगर आपको डर्मोइड पता है डर्मोइड सिस्ट क्या होता है तो समझ जाओगे। ये भी एक कंजेनाइटल फॉर्मेशन है। इसमें क्या है, कंजेनाइटल सिस्ट है। इसमें क्या होता है, कंजेनाइटल फॉर्म बाय इंक्लूजन ऑफ सरफेस एक्टोडर्म एट द फ्यूजन लाइन ऑफ द फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च के पास जो फ्यूजन लाइन है वहां पे जाके बहुत सारे सरफेस एक्टोडर्म जो सेल्स है वो इकट्ठा हो गया और उसने सिस्ट फॉर्म कर लिया, दैट्स इट। ठीक है, तो दिस इज डर्मोइड सिस्ट। अब ये हमेशा ही मिड लाइन में प्रेजेंट होगा, आपको पता होगा एज अ रूल जो भी डर्मोइड सिस्ट होते हैं वो जनरली मिड लाइन या फ्यूजन लाइंस के पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो सबलिंगुअल डर्मोइड सिस्ट है वो मिड लाइन में प्रेजेंट होता है ऑलवेज, और ये अबव माइलोहायोइड मसल भी मिल सकता है और बिलो माइलोहायोइड मसल भी मिल सकता है। अगर अबव माइलोहायोइड मसल मिलता है तो उसको सुप्रामाइलॉइड टाइप का सबलिंगुअल सिस्ट कहेंगे। ठीक है, सबलिंगुअल डर्मोइड सिस्ट कहेंगे। और अगर वो बिलो माइलोहायोइड मसल मिल रहा है तो इसको इंफ्रामाइलॉइड वेराइटी कहते हैं। ठीक है, इसमें पैथोलॉजी क्या है कि ये आप देख सकते हो कि ये भी थिन वॉल्ड स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड होता है। अंदर सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स और चीजी मटेरियल जो सेबेशियस मटेरियल ये सब प्रेजेंट मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्लिनिकल फीचर क्या आएगा, तो जनरली कंजेनाइटल होता है, 10 से 25 साल के लोगों में ज्यादा कॉमन है। बोथ सेक्स आर इक्वली अफेक्टेड। पेनलेस स्वेलिंग के साथ आएगा। प्रेजेंटिंग कंप्लेन इज पेनलेस स्वेलिंग अंडर द टंग इन फ्लोर ऑफ माउथ और जस्ट बिलो द पॉइंट ऑफ चिन। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा सबलिंगुअल डर्मोइड सिस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले मिड लाइन में है और जस्ट सबलिंगुअल मतलब जस्ट अंडर द टंग इन फ्लोर ऑफ माउथ ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब हम इसका एग्जामिनेशन करेंगे तो सुप्रामाइलॉइड जो वेराइटी होगी वो थोड़ा सा अलग थोड़ा अलग उसकी एग्जामिनेशन के पॉइंट्स रहेंगे और इंफ्रा के अलग। तो सुप्रामाइलॉइड जो वेराइटी होगी वो सबसे पहले मिडलाइन स्वेलिंग है। इसके इस स्वेलिंग के ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन ओवर द स्वेलिंग इज नॉर्मल। ठीक है, जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है विद डेफिनाइट एजेस, जैसे आप देख सकते हो। ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट नेगेटिव होगा और फ्लक्चुएशन टेस्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, और सुप्रामाइलॉइड वेराइटी का एक डीडी आपको याद रखना है, रेनुला। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं रेनुला क्या होता है, ये रिटेंशन सिस्ट होता है तो ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका आप डीडी याद कर सकते हो, रेनुला। नेक्स्ट है इंफ्रामाइलॉइड वेराइटी। इसमें क्या होता है, इंफ्रामाइलॉइड वेराइटी है ना, इंफ्रामाइलोहायोइड वेराइटी है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने बताया था ना कि माइलोहायोइड मसल के नीचे है, तो आपको पता है कि ये अगर ये वेराइटी प्रेजेंट है तो ये ऐसा अपीयरेंस देता है एज इफ देयर इज अ डबल चिन। ठीक है, तो गिव राइज टू अ डबल चिन अपीयरेंस। ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट नेगेटिव होता है, फ्लक्चुएशन टेस्ट पॉजिटिव होता है जैसे हमने ऊपर पढ़ा, एंड इट डज नॉट मूव विद डिग्लुटेशन और डज नॉट मूव विद प्रोट्रूशन ऑफ टंग। ठीक है, इसका डीडी पे आपको याद रखना सुप्राहायोइड थायरोग्लॉसल सिस्ट और सबमेंटल लिम्फ नोड स्वेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रेनुला। और अभी हमारे तीन और स्वेलिंग्स बच रहे हैं और मैं ऐसा कोशिश कर रही हूँ कि इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए, तो आप इस वीडियो को रुक रुक के देख लेना। पर पूरी 2 वीडियोस में हमने सारी नेक्स्ट स्वेलिंग्स कंप्लीट करने का हमारा टारगेट था, तो हम वही करेंगे। तो सबसे नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रेनुला। ठीक है, और 2 टाइप के रेनुलाज होते हैं, सुपरफिशियल एंड डीप। तो हम इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं स्वेलिंग में वो है डीप और प्लंजिंग रेनुला। ठीक है, अब रेनुला आपको समझना है, दिस इज एन रिटेंशन सिस्ट। इसमें होता क्या है, व्हेन अ टिपिकल ये जैसे ये पढ़ो आप पहले, तो आपको ये समझना होगा ना कि रेनुला क्या होता है। तो पहले हम रेनुला समझते हैं वो क्या होता है। तो इट इज एन ट्रांसपेरेंट सिस्ट ऑन फ्लोर ऑफ माउथ. It is derived from a Latin word which means a small frog, as the swelling looks like the belly of frog. It is considered to be a mucus retention cyst arising from glands on the floor of mouth or formed by dilation of cyst duct of sublingual salivary gland. तो होता क्या है कि जो हमारा salivary gland है, sublingual salivary gland, उसका जो
उसका जो डक्ट है उसका डायलेशन होने की वजह से वहां पे डिटेंशन हो जाता है म्यूकस का, विच फॉर्म्स एन सिस्ट, विच फॉर्म्स एन रिटेंशन सिस्ट, जिसको हम बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक भाषा में रेनुला कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ रेनुला। अब डीप और प्लंजिंग रेनुला क्या होता है कि व्हेन अ टिपिकल रेनुला इज एसोसिएटेड विद सर्वाइकल प्रोलोंगेशन दैट इज passes beyond the floor of mouth along the posterior border of mylohyoid muscle and appears in a submandibular region। ठीक है, तो अगर डीप प्लंजिंग रेनुला के ये थोड़ा डीप प्रेजेंट है, बस इसके मतलब नाम से ही समझ आ रहा है। तो ये क्या होता है कि फ्लोर ऑफ माउथ से लेकर posterior border of mylohyoid muscles एंड अपीयर्स इन सब मैंडिबुलर रीजन, और फिर वो इतना नीचे जाके सब मैंडिबुलर रीजन में जाके प्रेजेंट दिखता है, तो उसको कहते हैं डीप और प्लंजिंग रेनुला। ठीक है, और रेनुला हमने पढ़ा वो होता क्या है कि एक म्यूकस रिटेंशन सिस्ट है जहां पे जो डक्ट है सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड का वो उसका डायलेशन हो गया है, उसकी वजह से वहां सिस्ट फॉर्म हो गया, दैट इज रेनुला। अब आप इसको डायग्नोस कैसे करोगे, तो एग्जामिन द सबमैंडिबुलर रीजन, ठीक है, बाय डिजिटल पैल्पेशन ऑफ स्वेलिंग। तो जो भी सबमैंडिबुलर हमारा जो रीजन है, जो ट्राइंगल है, उसको हम पैल्पेट करके देखेंगे। और वन फिंगर प्लेस्ड इन ओरल कैविटी एंड द अदर ऑन द सबमैंडिबुलर रीजन ऑफ नेक। ठीक है, तो एक आपको ओरल कैविटी में डालना है, एक नीचे की तरफ डालना है, और फिर उसको हमें टेस्ट करके देखना है कि कोई सिस्ट, कोई भी आपको चीज फील पैल्पेट तो नहीं हो रही। और क्रॉस फ्लक्चुएशन कैन बी इलिस्ट्रेटेड बाय पुशिंग वन फिंगर एंड पैल्पेटिंग द इम्पल्स बाय अदर फिंगर। ठीक है, ये हो गया। आप कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन ऑब्वियसली बर्स्ट हो सकता है, तो बर्स्टिंग ड्यू टू ट्रॉमा, इट कैन रियली इन्फेक्ट, और बहुत बड़ा है तो बोलने में या खाने में दिक्कत हो सकती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, सबलिंगुअल डर्मोइड हो सकता है, लाइपोमा से आप कंफ्यूज हो सकते हो, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड स्वेलिंग से कंफ्यूज हो सकते हो, सब मैक्सिलरी लिम्फ नोड, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड स्वेलिंग से भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये इसके डीडी है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले स्टर्नोमैस्टॉइड ट्यूमर, और इसको कंजेनाइटल टॉर्टिकोलिस भी कहते हैं। आपको पहले समझना है कि टॉर्टिकोलिस होता क्या है। इसमें क्या है ना कि जो स्टर्नोमैस्टॉइड जो मसल है उसका ट्यूमर पड़ रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से टॉर्टिकोलिस हो जाता है, दैट इज वाई इसको कॉन्जेनाइटल टॉर्टिकोलिस भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो नेक की जो मसल है, हमारी स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड जो मसल है, वो उसका ना या तो नेक्रोसिस होने की वजह से, या तो वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही, या कोई भी कंजेनाइटल ऑब्नॉर्मैलिटी की वजह से वो जो मसल है वो थोड़ी छोटी रह गई वन साइड की, किसी की वजह से। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो नेक होता है वो वन साइड टिल्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज टॉर्टिकोलिस। ठीक है, अब इसको रीड करते हैं, ये ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है। इसमें क्या है, दो नोन एज कंजेनाइटल टॉर्टिकोलिस येट नॉट अ कंजेनाइटल ऑब्नॉर्मैलिटी। इटियोलॉजी क्या है, इन्फाक्शन ऑफ सेंट्रल पोर्शन ऑफ one sternocleidomastoid muscle at time of birth which is gradually replaced by fibrous tissue which contract। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये sternocleidomastoid muscle है वो एट बर्थ, कोई भी बर्थ कैनाल का कोई ट्रॉमा हुआ, कुछ भी दिक्कत होने की वजह से, अब वो दिक्कत क्या हुई हम उस पर नहीं जा रहे, बस ये समझो कि दिक्कत होने की वजह से जो सेंटर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल है ना, उसका वो हो गया इन्फाक्शन होने की वजह से जब वहां पे हीलिंग हुई तो फाइब्रस टिश्यू आया, और फाइब्रस टिश्यू ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो आप खुद समझ सकते हो, एक साइड की अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई है तो हमारा नेक उस साइड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो सकता है, दिस इज अ कॉज। इसके बाद अगर जो मसल को सप्लाई करने वाली जो आर्टरी है उसमें कोई ऑब्लिटरेशन की वजह से जो मिडल पार्ट है उस पर नहीं पाया सप्लाई, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया वहां पे, या कोई ट्रॉमा हुआ ड्यूरिंग डिलीवरी टू ऑफ बेबी टू स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल विच लीड टू इन्फेक्शन। ठीक है, उसने भी वहां पे फाइब्रोसिस कॉज कर दिया। या और भी कंजेनाइटल बहुत सारी डिजीज होती है जिसमें कि कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन फॉर एग्जांपल, उन सब में भी कंजेनाइटल टॉर्टिकोलिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इसके कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से टॉर्टिकोलिस। आप इसकी फोटो भी देखना, इसमें क्या होता है कि जो नेक वन साइड टिल्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द शॉर्टनिंग ऑफ द या बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, सबसे पहले एज, ये विद इन सम डेज आफ्टर बर्थ ये दिखने लग जाता है बच्चे में, और जो बच्चा है वो एक ही साइड अपना सर रखेगा। तो आप इसे समझ सकते हो कि मतलब ये इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन होगी कि माँ बोलेगी कि ये इस तरफ सर ही नहीं करता। ठीक है, तो ऐसे करके आप समझ सकते हो। एग्जामिनेशन करोगे तो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड जो ट्यूमर होता है वो यूजुअली मिडल में प्रेजेंट होता है, तो ये मिडल 1/3 ऑफ नेक में लेटरल साइड की ये स्वेलिंग है, टेंडरनेस प्रेजेंट होती है फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ, फिर वो भी एब्सेंट हो जाती है। फिर इसका सरफेस जो होता है इस ट्यूमर का वो स्मूथ होता है, शेप फ्यूजिफॉर्म होती है अलोंग
लॉन्ग एक्सिस ऑफ स्टर्नोमास्टोइड मसल, एज इसका एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एज डिस्टिंक्ट होता है। ये सब आप देख सकते हो, ये मैंने बस बुक से लिखी है लाइन है, तो आपको ये सब कुछ याद ही करना पड़ेगा, या आप पेशेंट्स देखोगे इसके तो आपको ये चीजें याद हो जाएगी। कंसिस्टेंसी इसकी स्टार्टिंग में बिगनिंग में फर्म होती है, फिर ग्रेजुअली हार्डन्स हो जाती है, ठीक है। मोबिलिटी, मोबाइल साइडवेज बट नॉट अलोंग द लेंथ और स्टर्नोमास्टोइड मसल, और रीजनल लिम्फ नोड्स आर नॉट एनलार्ज्ड, ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन वाला कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। और एक चीज और याद रखनी है, जब कोई इस कंडीशन के साथ आ रहा है, आप सस्पेक्ट कर रहे हो, तो आपको उसकी आईज का भी एग्जामिनेशन करना है, बिकॉज आई बॉल मूवमेंट पर्टिकुलरली टू एक्सक्लूड प्रेजेंस ऑफ एनी स्क्विंट, कोई स्क्विंट विंट कंडीशन को आपको एक्सक्लूड करना है। और टॉर्टिकोलिस मे बी सेकेंडरी टू स्क्विंट एंड नॉट अ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड ट्यूमर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि हो सकता है किसी को स्क्विंट हो, उसकी वजह से उसका नेक एक साइड टिल्ट हो गया, दैट इज वाई। तो इसलिए हो सकता है कि कभी कभार टॉर्टिकोलिस सेकेंडरी टू कोई स्क्विंट भी हो सकता है, और वहां पे स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल का ट्यूमर ना ही हो, तो ना भी ऐसा भी हो सकता है, तो आपको ये इसलिए ये एग्जामिन करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कोल्ड एब्सेस इन नेक, विच इज अ वेरी कॉमन कंडीशन और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो। तो इस पे एक छोटी सी 10 मिनट की वीडियो मैं अलग से डाल दूंगी, ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो गई है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप हमने जितने भी सिस्टिक ट्यूमर्स या सिस्टिक स्वेलिंग्स या जितने भी स्वेलिंग्स की हैं, नेक स्वेलिंग्स, इस वीडियो में आपको सब समझ आया होगा। और अगर समझ आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और भी जितनी वीडियोज बच रही हैं सर्जरी की, हम धीरे धीरे लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, बाय बाय।